नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। तो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की जो कड़ी चली आ रही निरंतर, उसमें आज हम पढ़ेंगे जो महाजनपद कालीन भारत था, उसमें जो मगध साम्राज्य है उसका उत्थान। कल तक हम महाजनपद कहाँ कहाँ थे, उनकी राजधानी क्या क्या थी तथा उनका वर्तमान स्वरूप क्या है, वो वर्तमान क्या स्थिति है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो मगध साम्राज्य है उसका उत्थान। महाजनपद काल में, जैसा कल आपको बताया था, महाजनपद कालीन में 4 मुख्य महाजनपद थे जो यानी सबसे ताकतवर माने जाते थे: कौशल, मगध, वत्स और अवंत। उनमें आपस में ही संघर्ष चलता रहा। बाकी अपने आसपास 16 महाजनपद थे, लेकिन उनमें से 4 मुख्यतः जो सबसे ताकतवर थे और उनमें आपस में युद्ध चलते रहते थे। तो उनमें सबसे ताकतवर मगध है, उसका उत्थान पढ़ेंगे। तो मगध की जो राजधानियां परिवर्तित हुई, मैं वो आपको सर्वप्रथम बता देता हूँ। मगध की सर्वप्रथम राजधानी जो थी, बिंबिसार ने राजगृह बनाई थी, उसी को ही ग्रीवराज कहा जाता था। फिर उसके बाद जो बिंबिसार का ही वंशज था, उदयन ने पाटलिपुत्र बनवाई। फिर शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने इसको वैशाली में परिवर्तित किया। फिर कालाशोक ने इसको पाटलिपुत्र बनाई, जो पाटलिपुत्र ही निरंतर रही। तो मगध के उत्थान में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का जो कालखंड माना जाता है वो 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मित्रों, ये कालखंड को लेके अलग अलग भ्रांतियां रहती है। कोई निश्चित इनके कालखंड की जानकारी नहीं मिलती है। जो लगभग निश्चित मिलना शुरू होती है वो लगभग अशोक के काल से या चंद्रगुप्त मौर्य के काल से लगभग मिलना शुरू होता है। उससे पहले सब इतिहासकारों की अलग अलग भ्रांतियां हैं, और तो सबका कालखंड है जो अपने अपने हिसाब से है। ठीक है, तो हर्यक वंश में जो मुख्यतः शासक हुए उनका बिंबिसार, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की, अजातशत्रु तथा उदयन माने जाते हैं। इनमें रोचक बात यह है, ये तीनों अपने पिता की हत्या करके ही शासक बने। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की तथा उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके ही शासक बने। ये मुख्यतः इनकी जो रोचक चीज बातें मानी जाती है कि इन तीनों में समानता यही है। ठीक है, बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता। तो हम क्रम से पढ़ेंगे। तो प्रथम पढ़ेंगे हर्यक वंश का बिंबिसार। बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, 3 विवाह किए थे, और 3 विवाह करके इसने अपने राज्य को फैलाया था। तो पहला विवाह था वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से किया। द्वितीय जो विवाह किया इन्होंने वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से किया था। ठीक है मित्रों, अजातशत्रु है वो चेलना का ही पुत्र था। ठीक है, और तीसरी जो इन्होंने शादी की थी वो पंजाब के यानी जो मद्र शासक थे वो उनके साथ की थी। ठीक है, पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी वो। ठीक है मित्रों, तो बिंबिसार तथा इनका यानी अवंती का आपस में युद्ध चलता रहता था। ठीक है, युद्ध में दोनों ये उस समय के शक्तिशाली राज्य थे, तो इन दोनों में युद्ध की कोई जो परिणाम है वो सही नहीं निकलता था। बाद में इन्होंने मैत्री से ही अपना समाधान निकाला। ठीक है, तो इनमें एक बिंबिसार के शासनकाल में मुख्य चीज थी कि इसने अपने दरबारी चिकित्सक तो जीवक जो तक्षशिला से ज्ञान प्राप्त करके आया था, उसको चंड प्रद्योत जो अवंती का शासक था, उसको जब पीलिया हुआ था तो उसके उपचार के लिए वहां भेजा था। ठीक है, ये इसके बिंबिसार के शासनकाल की घटना मानी जाती है कि उसने अवंती के शासक प्रद्योत के लिए अपना चिकित्सक भेजा था। ठीक है, इसने राजधानी राजगृह को बनाया था। ठीक है मित्रों, बिंबिसार ने अंग को अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था तथा काशी और कौशल पर अधिकार किया था, जो यानी बिंबिसार को दहेज में मिल थे। ठीक है, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, इसका पुत्र था अजातशत्रु, इसकी हत्या करके अजातशत्रु शासक बना था। ठीक है, और अजातशत्रु ने जो बिंबिसार की हत्या की थी वो किसके कहने पे, जो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, उसके कहने पे इसकी बिंबिसार की हत्या की थी। ठीक है, अजातशत्रु ये कुणिक नाम से कहलाता था तथा चेलना का पुत्र था। ठीक है, वो पहले आपको बता चुके, चेलना का पुत्र था तथा काशी को सदा अपने राज्य में मिला लिया सदा के लिए। तो काशी को कैसे मिलाया इसने, तो जो कौशल नरेश के द्वारा इसने संधि की, यानी इसने आक्रामक नीति अपनाई, इसलिए ये कौशल पे आक्रमण भी किया, जिसके कारण क्या है, कौशल नरेश ने संधि करके अपनी पुत्री की शादी अजातशत्रु के साथ कर ली तथा काशी को दहेज में दे दिया। तो काशी सदा के लिए इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशकार को
वजी संघ, जिसमें 8 यानी जनपद मिलके वजी संघ को बनाया था, उसमें वहां फूट डलवाने के लिए भेजा था और वस्कार ने वहां फूट भी डलवाती थी। तो जो फूट डलवाने के बाद जिसमें युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में अजातशत्रु ने उस समय के 2 जो शस्त्र माने जाते हैं, ठीक है, उनको यानी उपयोग में लिया था। वो शस्त्र थे रथ मुसल और तथा महाशिला कंटक। ये जैसे रथ मुसल था तो स्वचालित रथ था उस समय का, जिसके ऊपर शस्त्र लगे रहते थे, ठीक है, स्वचालित था। और महाशिला कंटक एक नया आयुध था जिसमें लकड़ी कंकड़ से वार किया जाता था, ठीक है। अजातशत्रु के काल की जो मुख्य घटना मानी जाती है वो प्रथम बौद्ध संगीति को माना जाता है, ठीक है, जिसने राजगृह में इसने आयोजन करवाया था, ठीक है मित्रों। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, ये पुत्र ने ही अपने पिता की हत्या की थी। उदयन ने अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की, ठीक है। अब उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा उसको अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र जो सोन और गंगा के संगम पर स्थल है, वर्तमान इसका जो शहर है वो पटना के पास स्थित है। उदयन हर्यक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उदयन के बाद शिशुनाग की वंश की स्थापना शिशुनाग करता है, जो ठीक है। जैसे हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश मगध का वो साम्राज्य विस्तार करता है। शिशुनाग वंश का जो प्रथम शासक कहलाता है वो शिशुनाग कहलाता है, जिसने उदयन को मार के अपने शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है, जिसका कालखंड 412 से 344 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की तथा इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनवाया और इसने कौशल तथा अवंती को अपने राज्य में सम्मिलित किया, ठीक है, जीत के। शिशुनाग वंश का जो द्वितीय मुख्य शासक जो ताकतवर शासक मिलता है वो कालाशोक, जिसने द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई थी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, और इसने राजधानी वापस पाटलिपुत्र बना दिया, ठीक है। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र की जगह वैशाली तथा कालाशोक ने पाटलिपुत्र वापस बनवाया, ठीक है। शिशुनाग वंश के पश्चात जो मिलता है अपने को नंद वंश, ठीक है। नंद वंश का जो कालखंड माना जाता है 344 से 322 ईसा पूर्व, ठीक है। नंद शासकों को शूद्र वर्ण का भी माना जाता है, ठीक है। इनका सबको लेके अलग अलग मत है, कोई इनको वैश्य मानता, कोई अलग मानता है, तो मुख्यतः जो माना जाता है वो शूद्र वर्ण के माने जाते हैं। और इनका जो नंद वंश की स्थापना की थी वो महापद्म नंद ने की थी, ठीक है, जिसको सर्व छत्रांक कहते हैं, ठीक है, तथा दूसरा भार्गव भी कहते हैं, ठीक है। भार्गव मतलब परशुराम, यानी भार्गव परशुराम को कहते हैं, तो इनको दूसरा भार्गव भी कहते हैं, ठीक है। सर्व छत्रांक मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला। महापद्म नंद ने क्या अपने नजदीक के जितने भी छोटे बड़े राज्य थे उनको अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था तथा कलिंग को भी विजित किया। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो किससे, खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, कलिंग जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। महापद्म नंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी भी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और यहाँ से महापद्म नंद गया, जिनसेन की मूर्ति है वो लेके चला गया था मगध में, ठीक है मित्रों। पाणिनि को भी इसका महापद्म नंद का समकालीन माना जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, जो संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक मानी जाती है ये, और इसको महापद्म नंद को जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है, ठीक है। महापद्म नंद के बाद जो ताकतवर शासक माना जाता है तथा नंद वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वो घनानंद है, ठीक है। ये धन का अत्यधिक लालची शासक था और जनता से अधिक कर वसूलता था। भद्रसाल इसका सेनानायक था, जो क्रूर सेनानायक कहलाता था। इसका जो संविधानशाला का जो प्रमुख था वो चाणक्य था, ठीक है। इसने चाणक्य का अपमान किया था, जिसके कारण चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इससे बदला लेने के लिए शिक्षा दी तथा आगे बढ़ाया और चंद्रगुप्त के साथ इस वंश का अंत किया। घनानंद भी जैन धर्म को जो संरक्षण दिया, जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है। तो मित्रों, मौर्य काल से पहले जो ये थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश, ये बहुत बड़े साम्राज्य, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े भूभाग में किया और इसका जो निरंतर चली आ रही थी घटना, इसको मौर्य युग ने, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा अशोक ने इसको बहुत विस्तृत भूभाग में फैलाए। तो ये पूरे भारतवर्ष में 16 महाजनपद उस समय थे। 16 जनपद में मगध ही क्यों, ठीक है, मगध और अवंती ही क्यों, इनके उत्थान के कारण क्यों थे? इनकी जगह कोई दूसरे जो महाजनपद थे वो क्यों नहीं होते, ठीक है। जैसे कौशाम्बी, मल हो गया, ये पांचाल हो गया, कुरु, ये वगैरह उस समय इतने इनका उत्थान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे भी कुछ कारण थे,
क्या कारण थे वो हम पढ़ेंगे। जैसे मगध की भौगोलिक स्थिति, मगध भौगोलिक स्थिति जो कहलाती है, मगध की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उस समय के जो शासक थे वो भी बहुत ताकतवर हुए। जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के जो शासक हैं वो भी बहुत ताकतवर हुए। वो उसका मुख्य कारण था कि उसके मतलब शासक भी इतने ताकतवर है। उसके साथ साथ इसकी भौगोलिक स्थिति, जैसे सर्वप्रथम इनका माने तो एक तो माना जाता है कि लोह युग प्रारंभ हुआ। लोह युग की जो लोहे की खानें वगैरह हैं वो मुख्यतः मगध के आसपास तथा उज्जैन के आसपास वाले इलाके में मिली। तो इन दोनों के उत्थान का कारण यही था कि वहां सबसे ज्यादा लोहे की खानें वगैरह मिली, जिसके कारण खेती में उसका उपयोग होने लगा तथा जो युद्ध निर्माण के, जो युद्ध के लिए हथियार बनाए जाते थे, उनका उपयोग उस समय बहुत ज्यादा रूप में किया जाने लगा। ठीक है। और दूसरा कि ये था, जैसे इसकी जो सर्वप्रथम मानी जाती राजधानी राजगीर, और राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है। जिसके कारण वो जो दुर्ग था वो यानी अभेद्य था। ठीक है। जिसके कारण भी वो बहुत सुरक्षित माना जाता था। उसके बाद पाटलिपुत्र आया, तो पाटलिपुत्र भी मतलब चारों ओर से नदियों से घिरा होने के कारण उसकी स्थिति बहुत अच्छी हुई। ठीक है। इसके कारण पाटलिपुत्र के जो दुर्ग, वो जल दुर्ग वगैरह भी कहलाते हैं। ठीक है। उस समय तो वो भी अच्छी स्थिति, यानी जो जगह थी वो बहुत अच्छी स्थिति थी। तो जो मुख्यतः माना जाता है, सुनिए, इसके पास गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदान थे, जिसके कारण खेती अच्छी होती थी, इसलिए राज्य की आय अधिक होती थी। यहाँ अनेक नदियां बहती थी जो व्यापारिक सुविधाओं के लिए सहायक थी। पाटलिपुत्र की लोकेशन अच्छी थी, सामरिक दृष्टि से सुरक्षित स्थान माना जाता था, क्योंकि दोनों तरफ से नदियां थी। जो उस समय व्यापार वाणिज्य वगैरह चलता था वो भी नदियों के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से किया जाता था। ठीक है। लोहे की खानें बड़ी मात्रा में मिली, जिसका उपयोग अस्त्र शस्त्र में किया जाता, तथा खेती के जो हल वगैरह बनाए जाते तो वो भी लोहे के बनाए जाने लगे उस समय। यहाँ हाथी बड़ी संख्या में मिलते थे तथा योग्य शासक, एक के बाद योग्य शासकों का उभरना, जैसे बिंबिसार से अशोक तक वगैरह, सब मतलब एक के बाद एक यानी जो योग्य शासक हुए, जिसके कारण मगध इतना बड़ा रूप ले सका। ठीक है। यहाँ आर्य संस्कृति का प्रभाव कम था, यहाँ भौतिकवादी संस्कृति अधिक थी। भौतिकवादी का संबंध विकास से होता है, मतलब जो भौतिकवादी होती है वो विकास की तरफ उन्मुक्त होते हैं, तथा जो व्यवहारवादी जो आर्य संस्कृति वो कम थी, क्योंकि वो ईश्वर के प्रति ज्यादा थी। तो भौतिकवादी संस्कृति के कारण इनका उत्थान ज्यादा माना जाता है। ये नई से नई चीज करने की ओर उन्मुख हुए थे।